अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो चैप्टर पहले स्टार्ट कर चुके थे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, वही अगर आपने उनको रिवाइज किया होगा, उन्हें पढ़ा होगा, तो आप ये लेक्चर बहुत आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी ज़्यादातर बेसिस आपके पास उसी टॉपिक में से आती हैं। ठीक है। और अगर आप जब आपको पेपर में भी लिखना है, तो अगर आप उनकी में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के लिख दें, तो वो भी आपको रॉन्ग कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो भी आपको राइट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो बेसिक ज़्यादातर एनिमल्स की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर हमारे पास आज हम जो पढ़ेंगे, आज मैं आपको 2 दाने फाइलम्स कंप्लीट कराऊंगी। हमारे पास जो 2 फाइलम्स आज हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास फाइलम फिरा। ठीक है। फिर इन फाइलम पोरीफेरा की हम एवोल्यूशनरी एडॉप्शन चेक करेंगे, और इसके साथ हम इसकी इम्पोर्टेंस भी चेक करेंगे। दूसरा फाइलम जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फाइलम, ठीक है। और फिर इसी की भी हम लोग एवोल्यूशनरी एडॉप्शन चेक करेंगे, और इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, कि हमारे लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फाइलम पोरीफेरा और फाइलम निडेरिया। फिर उनके 2 सब पार्ट्स हैं। बेसिकली उनमें पहले में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उनकी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन डिस्कस करेंगे, फिर इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। इसी सिमिलरली इसी तरह हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम इनकी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन डिस्कस करेंगे, और एंड में फिर हम लोग वापस इम्पोर्टेंस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, जैसे कि निडेरियंस को डिस्कस करने से पहले या पोरीफेरा को डिस्कस करने से पहले, मैं आपको थोड़ा इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बताता हूँ। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बार बार हमसे पूछा जाता है इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी क्या नहीं होती, बैकबोन, या कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम जानते हैं क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए इनकी डाइवर्सिटी के, कितनी ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 95% ऑफ स्पीशीज़ जो होते हैं, एनिमल्स के जो 95% स्पीशी हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट। आउट ऑफ 100% हमारे पास 95% इन्वर्टिब्रेट्स है, यानी उनकी हमारे पास बैकबोन नहीं है। अभी जो क्लासेस हम डिस्कस करेंगे, फाइलम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट के, वो हमारे पास क्या होंगे, पोरीफेरा, ठीक है, 8 है बेसिकली, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर एस्केलोमेंथिस, और आगे और भी 4 हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे 4 भी मैं डिस्कस करूंगी। पहले डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग इन्हें क्या करना है, प्रोफेरा और निडेरिया। प्रोफेरा की बात की जाए, इनकी हैबिटेट की बात पहले करेंगे, फिर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे और न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोरीफेरा का मतलब बता दूं। पोरीफेरा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें पोरी मतलब चैनल्स, और फिरा मतलब बेयर्स। बेयर्स मतलब कि इनके पास, हमारे पास चैनल्स होते हैं। पोरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास उनके पोर्स होते हैं और जिनके पास चैनल्स होते हैं। ठीक है। इनको एक और नाम भी देते हैं हम लोग, स्पंजेस इनको कहते हैं। अक्सर इनको स्पंजेस भी नाम दिया गया है, और इसकी वजह ये है कि स्पंज की तरह होते हैं, जिससे आप कभी बर्तन धोते हैं ना, उसी स्पंज की तरह इनकी अपीयरेंस होती है, और यूजुअली ये लोग बाथिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो नाम है, इसको एक साइंटिस्ट ने दिया 1836, ई ग्रैंट। कौन सा ई ग्रैंट था? रॉबर्ट ई ग्रैंट। उसने इन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया और फाइलम पोरीफेरा में इनको रखा। ठीक है। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे हैबिटेट। हैबिटेट की बात की जाए, ये जो है सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं,
और ज़्यादातर सिसाइल रहते हैं। सिसाइल मतलब आपको पहले ही पता है, एक ही जगह पे रुके रखते हैं, चलते बलते नहीं, जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं वो इस तरह नहीं होते, सिसाइल रहते हैं। लेकिन इनका जो लार्वियल स्टेज होता है, जो मतलब गैमेट्स और जाइगोट के बाद जो स्टेज होता है, वो जो नहीं है हमारे पास क्या होता है, वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है। ठीक है, अब बॉडी की बात की गई, मैं आप पिछले लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा उसमें वही वही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप समझा दिए हैं, और बॉडी में भी हम वही बातें डिस्कस करेंगे। बॉडी बेसिकली हमारी इसके किसके कंपोज्ड है, बॉडी हमारे पास, ये हमारे पास एलोमेट्स होते हैं। क्या मतलब, इनमें जो नहीं है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ये जो होते हैं सिमेट्रिकल भी होते हैं, और अगर एसिमेट्रिकल होते हैं तो इनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री आप जानते हैं क्या होती है। रेडियल सिमेट्री हमारे पास ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें हम मोर देन 2 एक्सिस को इनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और बात की जाए इनकी बॉडी की, तो आप यहाँ पे देखें बॉडी पे जो नहीं है बाहर के जो सेल्स होते हैं, बाहर के सेल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ठीक है, और जो इस लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्किन की लेयर होती है, वो उसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म्स। ठीक है, इसके बाद बीच में एक लेयर आती है मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा बेसिकली क्या होती है, एक कैविटी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स आते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोएनो फ्लैजिलेट। सही है, और उन्होंने अंदर वाली को एनोडर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसकी लेयर्स हमने डिस्कस की और बॉडी डिस्कस की। इसके बाद हमने बोला कि डिप्लोप्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा 2 टर्मिनल लेयर्स होती हैं इनमें। ठीक है, और अगर मैंने जैसे बोला कि मीजनकाइमा जो नहीं है उधर ज़्यादातर क्या होता है, एम्पिटी होती है, मैट्रिक्स होता है एक, क्या कहते हैं, जेलिटेनियस मैट्रिक्स होता है। जेलिटेनियस मैट्रिक्स क्या है, मतलब एक चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है जिसके अंदर और सेल्स भी हो सकते हैं, अलग-अलग सेल्स हो सकते हैं। जैसे अमूबॉइड सेल्स आपको इधर दिखाए गए, ये देखें यहाँ पे आपको इनका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको एक अमूबॉइड सेल्स दिखाए गए हैं। अमूबॉइड सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, और भी कोई सेल्स हो सकते हैं जो पानी के साथ आते जाते हैं। ठीक है, ये जो है ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं और पानी ही में स्पंजेस की एग्जिस्टेंस होगी। अगर आप कभी कराची वगैरह चले जाएं और जाएं तो हॉक्स बे जाएं, हॉक्स बे की कभी आप सतह पे देखें, आपको ऐसी स्पंजेस टाइप चीज़ें पड़ी होगी। वो एक्चुअली लिविंग नहीं होती, वो डेड स्पंजेस होते हैं और वो वहीं पे होते हैं। अगर हम इसकी साइज की बात करें, क्या बात करें, साइज ये बहुत ज़्यादा छोटे सेवरल मिलीमीटर्स के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े मीटर्स के, मतलब एक्स्ट्रा साइज भी हो सकता है और स्मॉल साइज भी इनका हो सकता है, मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है कि न्यूट्रिशन बेसिकली किस तरह होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब बात आती है कि इनमें खाना कैसे आता है और कैसे जाता है, पानी के जरिए यहाँ पे होते हैं पोर्स। ठीक है, ये पोर्स उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। सही है, ऑस्टिया। ठीक है, इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, और इन बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इनसे जो नहीं है पानी अंदर आता है। ठीक है, इनकरेंट फ्लो होता है। जैसे आप पानी जानते हैं, पानी के अंदर फिर हमारे पास और भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर वो उनको फूड यूज़ करते हैं, और जब वो फूड अंदर लेते हैं, इन स्पोर्स के जरिए अंदर लेते हैं और सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। सेल्स हमारे पास क्या बेसिकली होते हैं, ये फ्लैजिलेट्स को फ्लैजिलेट्स इनर जो सेल्स होते हैं वो डाइजेशन करते हैं, और आपको मैं बताऊं वो सेलुलर डाइजेशन करते हैं। कोई ऑर्गन नहीं होता, जिस तरह हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, वो डाइजेशन करता है, इनका कोई स्टमक नहीं होता है। इनके जो सेल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि इनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर जो नहीं है बहुत कम होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर से मुराद कि इनके बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन वो लोग अरेंज नहीं होते कि वो
टिश्यूज बना सकें या ऑर्गन बना सकें। ठीक है, जो डाइजेशन होगी इनमें किस सेंस में होगी, वो जो है इनकी सेल्स हैं वो करेंगी डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद ऑस्टिया से जो है, ऑस्टिया जो हमारे पास पोर्स हैं सरफेस पर, सतह पर, किसके, स्पंजेस की सतह पे जो हमारे पास पोर्स हैं उनको हमने ऑस्टिया का नाम दिया। ऑस्टिया से पानी फ्लो करता है जिसके साथ फूड होता है, फिर वो फूड सेल खाता है और फिर बाहर के जरिए एक सेंट्रल कैविटी के जरिए बाहर से करते हैं। सेंट्रल कैविटी हमारे पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, और सही है, ये सिर्फ फ्लो के लिए होती है, और यहाँ पे जो नहीं है ये ऑस्टिया से आया पानी और इधर सेल से डाइजेस्ट किया, फिर सेल ने इसको सेंट्रल कैविटी की तरफ फेंका, और सेंट्रल कैविटी से एक ओपनिंग है हमारे पास ऑसिकुलम, ऑसिकुलम उससे हमारे पास जो नहीं है बाहर पानी चले जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाती है। अगर हम बात करें इनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इनका, रिस्पायरेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा इनका डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास कुछ ऑर्गन्स वगैरह नहीं है, मतलब जो सेल है वो इंडिविजुअली अपने आप को ऑक्सीजन बाहर से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रांसफर करता है। तो मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट सेल टू सेल होती है। फिर हमने बात की कि हमारे पास इनका नर्वस सिस्टम कैसे है, यानी नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है। नर्वस सिस्टम आपके जैसे ब्रेन, ये चीज़ें मतलब आपको कोऑर्डिनेट करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स को, वो इनमें नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन थोड़े सेंसरी सेल्स होते हैं जो पानी के अंदर आने और पानी के बाहर जाने को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके पास ना कोई न्यूरॉन होती है, ना कोई ब्रेन होती है, ना कोई स्पाइनल, ना दिमाग होता है, ना कोई वेन्स होती, रगे होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। फिर हमारे पास आए सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की इनकी बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके पास कोई ख़ास नहीं होता है, मतलब वही जैसे जो चीज़ चाहिए होती है बाहर से एनवायरनमेंट से लेते हैं और वही बाहर ही डिफ्यूजन के ज़रिए फेंक देते हैं, या फिर ऑसिकुलम के ज़रिए जो एक सिंगल पोर है वो बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपके पास इसमें नहीं होता है। ये सारी मैं बातें आपको बताती जा रही हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि पोरिफेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मतलब इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता है, एक्सक्रीशन के लिए भी कोई ऑर्गन इनके पास मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो नहीं होता है, हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनीज आ गई, रेटर्स आ गए, ब्लेडर्स आ गए, अनस आ गए, ये सब हम लोगों को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के लिए काम आते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ना कोई किडनी, ना कोई ट्यूब होती है, डायरेक्ट सेल के अंदर पानी जाता है, फूड होता है, डाइजेस्ट होता है और बाहर चला जाता है, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है, और कोई ट्यूब वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर, मैं अगर आपको बताऊं तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल भी वो रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, एसेक्सुअली कैसे, क्या वो अपने पार्ट्स पे एक बर्ड बनाते हैं और बर्ड जो आगे ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म दे देते हैं। और अगर हम लोग सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नहीं गैमेट्स फॉर्मेशन होती है वही रिप्रोडक्शन होती है और वही फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, वही जो प्रोसेस हम आगे पीछे डिस्कस करते करते आ रहे हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होती है। फिर हमारे पास आए रीजेनरेशन। इनमें जो है रीजेनरेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी होती है, मतलब ये अपने छोटे से सेल के पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं, इनमें मतलब रीजनरेशन की भी एबिलिटी होती है। अगर आप इनके स्केलेटल सिस्टम की बात करें, क्या स्केलेटल सिस्टम ऑफ प्रोफेरा, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे पास सिर्फ स्पाइक्स यूज करता है, मतलब स्पाइक्यूल्स होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आउटर सरफेस पे होते हैं। स्पाइक्यूल्स बेसिकली हमारे पास
एपिडर्मल सेल की लेयर में ही हमारे पास स्पाइक्यूल्स होते हैं और वो स्पाइक्यूल्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी की तरह इनकी स्केलेटल सिस्टम में ना कोई बोन होती है, ना कोई ऐसी मॉडिफाइड फॉर्म होती है, तो ज़्यादातर इनके जो स्पाइक्यूल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी, मतलब इनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, आपको सब पता चल रहा है कि कैसे वाटर अंदर आया और किस तरह आया, ऑस्टिया के जरिए आया और ऑसिकुलम के जरिए बाहर गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखें पोर्स दिखाए गए, एम्यूबॉइड सेल दिखा गए, एपिडर्मल सेल, स्पाइक्यूल, कॉलर। अब आपको इसका जो एनोसाइट्स का जो नहीं है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया। देखिए यहाँ पे एक कॉलर है, यहाँ पे एक फ्लैजिला है और फिर कॉलर सेल्स है। तो ये सारे आपके पास किस में आ गए, ये सारे आपके पास आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या कहते हैं, फाइलम पोरिफेरा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, इसके क्या पढ़ेंगे, इनके बेसिकली कौन कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास। मेरे पास दो किस्म की पोरिफेरा आपको नज़र आ रहे हैं, सही है, ठीक है। एक हमारे पास है ये वाला जो है, ये स्काइफा है, और ये वाला है, ये है ल्यूकोसोलेनिया। क्या, ल्यूकोसोलेनिया। ये भी आपकी बुक में बना हुआ है, ल्यूकोसोलेनिया और क्या कहते हैं, स्काइफा में अभी आप देखेंगे ये ऑस्टिया आपको दिखा रहे हैं, ऑसिकुलम दिखा रहे हैं जहाँ से पानी बाहर आता है, ऑस्टिया जहाँ से पानी अंदर आता है। देखिए रेडियल कैनाल दिखा रहे हैं, एपोपाइट्स दिखा रहे हैं, स्पॉन्जोसील्स दिखा रहे हैं। स्पॉन्जोसील्स बेसिकली हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं, स्पॉन्जोसील्स दिखा रहे हैं। मतलब ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और डायग्राम आपके पास कंपलसरी, आइदर आप ये वाली डायग्राम बनाएं या ये वाली बनाएं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखें, यहाँ पे भी स्पॉन्जोसील्स आ गए, रेडियल कैनाल आ गया, बेस आ गया, सबस्ट्रेटम आ गया, सिलेंडर, ऑस्टिया और ऑस्टिकुलम। सबस्ट्रेटम में आपको वापस बता दूं, सबस्ट्रेटम वो पार्ट होता है, वो रॉक होता है या कोई भी सरफेस होती है जिससे हमारे पास स्पंज जो है ना वो अटैच होता है। ठीक है, और इस वजह से सिसाइल होता है कि ज़्यादा मूव नहीं करता। अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हम जो नहीं है एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें एवोल्यूशन क्या हुई है, तो फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस की तरफ आ जाते हैं कि इन लोगों ने ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर की हैं जिनकी वजह से ये एक सरवाइव कर पा रहे हैं, वो पानी के अंदर रह पा रहे हैं और अभी तक हैं। तो फिर अगर मैं बात करूं, ये जो है बेसिकली साइंटिस्ट कहते हैं ये कोएनोफ्लैजिलेट्स एक किस्म का प्रोटिस्ट है। ठीक है, उससे निकले हैं। किससे? ये एक किस्म के प्रोटिस्ट जिसका नाम है कोएनोफ्लैजिलेट्स, उससे अराइज हुए हैं। ये आप इसकी वजह से इनके पास जो नहीं है फ्लैजिला होता है, इनके कोएनोसाइट्स में, इनके जो अंदर के सेल्स होते हैं कोएनोसाइट्स में, कोएनोडर्म के अंदर वाले लेयर के अंदर। तो ये इनको बेसिकली कहते हैं कि कोएनोफ्लैजिलेट्स से बाकी भी पीछे वाले सारे पॉइंट है। हमने कहा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, वो सारी सर्कुलेशन हमारे पास किससे होती है, बाहर इन्वायरमेंट से ही होती है, सेलुलर लेवल पे ही होता है। और फिर हमारे पास हमने कहा इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, वो भी इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। वो भी हमारे पास डायरेक्ट होता है, सेल टू सेल हमारे पास डिफ्यूजन होती है और सेल जो नहीं अपना खाना बाहर, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर भेज देता है और अब जो फूड इसको ज़रूरत होता है वो अंदर ले लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें कोई इतना ख़ास नहीं होता है। फिर हमने इसके बाद बोला इसकी जो नहीं है नर्वस सिस्टम में हमारे पास थोड़े से ही सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, जो कि इसका नर्वस सिस्टम कंपोज करते हैं। ठीक है, ना इसके पास ब्रेन होती, ना कुछ ऐसा खास ऑर्गन होता है जो कि इसको मदद कर सके। ये सारे स्केलेटल सिस्टम अगर हम डिस्कस करें, स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, स्पाइक्यूल्स आ जाते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और मतलब जो एक्टोडर्म के अंदर होते हैं
तो ये सब हमारे पास एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में आई, ताकि इनके पास जो सिस्टम होता है वो इनको सपोर्ट करता कैसे है, वो इस तरह सपोर्ट करता है। और पानी की वजह से, रहने की वजह से तो ये वाटर इनके अंदर आता जाता है, उनको फूड मिलता जाता है और ये बाहर जाता जाता है। अगर इनके फूड की बात करूँ ना, फूड मैंने जैसे बोला था ये लोग हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। तो ज़्यादातर इनको बहुत ज़्यादा, मतलब समंदर में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है, सही है। हेटेरोट्रॉफिक होने की वजह से क्या होता है कि फूड जो होता है, इनका फूड ज़्यादातर 20% ऑफ फूड हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स होते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं, 80% इनका फूड क्या कंपोज करता है, उनका 80% फूड करता है ड्यूट्रिटस। ड्यूट्रिटस अब क्या है, ड्यूट्रिटस जो नहीं है, अगर समंदर के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसका जो डेड मैटर होता है, जो मरने के बाद उसका पीछे वाला हिस्सा होता है, वो पानी के जरिए बहता जाता है और ये इनको फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। इस तरह जो नहीं है, स्पंजेस किस काम के लिए भी आगे, वो हमारे पास वाटर को प्योरीफाई करने के भी काम आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो आप इम्पोर्टेंस आप खुद जान सके, पहले मैं बता चुकी हूँ। इम्पोर्टेंस हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स की को जो नहीं है कम करते हैं पानी में से, और फिर 80% जो नहीं है ड्यूट्रिटस, मतलब जो पानी को प्योरीफाई करते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ, ठीक है, अब हमने इम्पोर्टेंस की बात करनी है कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। स्पंजेस जो है ना, बेसिकली हमारे पास बाथिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। बाथिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब नहाने वगैरह के लिए, क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास ये यूज़ होते हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से, इनकी जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है, इसके लिए ऑपरेशन जब हम करते हैं तो इनमें बॉडी फ्लूइड को करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ होती है उधर भी साउंड को, एक्सेस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। और ये जो नहीं है डेकोरेशन के लिए भी काम आते हैं, ताकि जो एक्वेरियम वगैरह में जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम वगैरह होते हैं, उधर भी हम इनको यूज़ करते हैं फॉर डेकोरेशन। ये हमारे पास बेसिकली इंपॉर्टेंट्स है इन सब की, कि मतलब हम किस किस लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए बेसिकली डेट्रिटस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पानी जो नहीं है उससे साफ करता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास बाथिंग पर्पस के लिए आ जाता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए आ जाता है। फिर हमारे पास बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब आप सर्जरी वगैरह करते हैं, ताकि ब्लड वगैरह का ज़्यादा लॉस ना हो सके। फिर हमारे पास साउंड एब्जॉर्प्शन के काम आता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास डेकोरेशन के काम आ गया। यहाँ तक हमने पोरिफेरा पढ़ लिया, इसकी एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन पढ़ ली, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, और हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। अगला जो इसका हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, निडेरियंस, ठीक है। निडेरियंस की देखें, मैंने पिक्चर्स भी ली हुई हैं, देखें जेलीफिश, सी एनिमोन्स और कॉरल्स की एग्जांपल ली हुई है। और इसके अलावा और भी मैं आपको बताती हूँ निडेरियन कब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके इसको नाम का मतलब भी बता देती हूँ, ठीक है। निडेरियंस क्यों है, निडेरिया एक कैटल, जिसका मतलब है कि कैटल, और स्टिंग्स, ठीक है। एरियन मतलब हमारे पास क्या है, वही बेरर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर, सही है, जो कि कवर्ड होते हैं स्टिंगिंग सेल से, वो हमारे पास निडेरियन कहलाते हैं, ठीक है। इनके पास बेसिकली होते हैं निडोसाइट्स, सही है, वो पूरी बॉडी पे कवर होते हैं, ठीक है। निडोसाइट्स फिर पाउच, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास वेनम होता है। वेनम हमें क्या कहते हैं, जहर को कहते हैं। और ऐसे जहर होता है जो पैरालिसिस का कॉज कर सकता। कभी आपने सुना होगा कि जेलीफिश, अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी आपने अगर देखा हो, तो उसमें ज़्यादातर जेलीफिश को बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल एनिमल बताया होता है। इसकी वजह ये कि इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके जो नीचे से जो आपको पार्ट नज़र आते हैं, इनमें जो होता है एक वेनम होता है। और वो वेनम क्या करता है, वो वेनम हमें पैरालिसिस बेसिकली कॉज करता है। इसी वजह से इनका नाम निडेरियंस रखा गया। अब अगर हम लोग इनकी हैबिटेट की बात करें और हैबिट की बात करें, ये जो होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं,
ठीक है। फ्री लिविंग अगर आपकी बात की जाए तो जेलीफिश आपके पास फ्री लिविंग होती है या फिर अटैच्ड भी होती है। ठीक है, अटैच्ड हमारे पास क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं। ठीक है, और कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज भी फॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं। और ये इसकी एग्जांपल भी हमारे पास कोरल्स और हाइड्रा ओबीलिया, हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये साइज भी इनका वेरी करता है, फ्रॉम सेवरल मिलीमीटर टू बहुत ज़्यादा मीटर्स के, बहुत ज़्यादा मतलब 1 मीटर 6 मीटर, इससे ज़्यादा मतलब इसकी साइज हो सकता है। बॉडी की बात कहीं की जाए, बॉडी तो बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो नी होती है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कम ही होते हैं लेकिन ज़्यादातर वो सिमेट्रिकल ही होते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होते हैं तो फिर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब रेडियल अपनी वो शो करते हैं, मतलब कि इनको अगर हम डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स वगैरह में, इनके सम्स को पार्ट में कर सकते हैं, वरना कुछ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। बॉडी हमारे पास रिब्लोप्लास्टिक होती है, मतलब 2 लेयर से कंपोज होती है। ये जो होते हैं हमारे पास को एलोमेट्स होते हैं, मतलब इनमें जो मीजोडर्म्स है तो उसमें कोई कैविटी नहीं होती, जबकि 2 लेयर्स है तो मीजोडर्म्स के तो तस्वर आ ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है, टू टिश्यू लेयर्स हमारे पास आ गई। ठीक है, एपिडर्मिस आ गई, गैस्ट्रोडर्मिस आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अगर बात की जाए, इसका एक ही माउथ होता है, मतलब माउथ एक ही होता है। ठीक है, और उसी माउथ से आपके पास एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है और पानी भी अंदर आ जाता है, मतलब एडिशन भी, फूड इंजेक्शन भी हो जाती है, मतलब फूड ले लेते हैं और बाहर भी निकाल देते हैं। इसके अलावा इस माउथ के आसपास आपके पास होते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स आपको क्या होता है, टेंटिकल्स से बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ सेल होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया उसमें से, जिसमें हमारे पास वेनम होते हैं, जहर होते हैं जो पैरालिसिस कॉज करता है। और ये भी कुछ स्पीशीज में होता है, ज़्यादा सारी स्पीशीज में भी मोज़ेन नहीं होते, मतलब कोरल्स वगैरह में नहीं होते। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली। ठीक है, अब हमने इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाना है। ये है करेक्टरिस्टिक, पर इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इनकी पहले हैबिटेट डिस्कस कर ली, साइज डिस्कस कर लिया, इनकी बॉडी डिस्कस करी, ये कैसी सिमेट्री है, कैसे कितने लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और किधर किधर मतलब इम्पोर्टेंस है इनकी, क्या क्या सेल्स के क्या क्या फंक्शन है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमने बात करने हैं इनकी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम कोई ऐसा ख़ास नहीं होता है इनके पास, चाहिए। ठीक है, वही सेल्स टू सेल डिफ्यूजन होती है। अभी तक भी आपके पास, अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर तक भी आपके पास जो नहीं है सेल डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। फिर हमारे पास आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी हमारे पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वही सेंसरी सेल्स होते हैं, थोड़े गैंग्लिया होते हैं, बस थोड़े एक एक्सटेंशन ये आगे के इसमें हमारे पास गैंग्लिया एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम के बाद हमने बात करनी है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कोई इतना ख़ास नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वही सेल टू सेल मूवल होता है ये ज़्यादातर। और इसके अलावा भी अगर कोई कैविटी है, ये माउथ वगैरह से भी वो एक्सक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोडर्मिस। लेकिन हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ये है कि इसमें हमारे पास एक गैस्ट्रो कैविटी होती है, जिसका मतलब हम लोग फूड वगैरह वो इंजेस्ट करते हैं, फिर उसमें जो नहीं अपने एंजाइम्स वगैरह वो करते हैं, फिर वो उसको डाइजेस्ट करते हैं बस, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी इनका भी कोई इतना ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, हाइड्रोस्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है स्केलेटल सिस्टम भी इतना वो नहीं होता। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन हमारे पास इनकी भी एसेक्सुअली होती है और सेक्सुअली होती है। एक सेक्सुअली कैसे हुई, एसेक्सुअली मतलब ये जो है अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं और फिर दूसरा नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और फिर सेक्सुअली अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास किस तरह होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन की वजह से होते हैं और इस तरह होते हैं। इसके बाद जो नहीं है, बेसिकली जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं
आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी रीजनरेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और इनके बाद हम लोग अगर इनके सेक्सेस की बात करें कि मतलब ये इनके क्या 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 सेक्सेस होते हैं, ये जो होते हैं हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मतलब इनके जो सेक्सेस होते हैं वो पता नहीं चल सकते, मतलब मेल और फीमेल वो साथ होते हैं। प्रोटोएंड्रस वर्ड है, प्रोटोएंड्रस आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या है, पहले जो है मेल गैमेट बनाते हैं, सही है, उस फिर मेल गैमेट जो नहीं है वो डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेट में। इसका मतलब ये जो है इवेंचुअली ग्रो करता है मेल की सूरत में, फिर वो बाद में फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जो नहीं है इनको इस वजह से क्या कह रहे हैं, हर्मोफ्रोडाइट, इनमें दोनों सेक्सेस साथ होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस साथ हो, इसी वजह से इनके पास जो नहीं होती है रीजनरेशन की पावर होती है। एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपको बताती हूँ, जो कोलोनियल होते हैं इनमें, ठीक है, जो कोलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोलोनियल कोलोनियल निडेरियंस होते हैं, वो जो है पॉलीमॉर्फिज्म अंडरगो करते हैं। क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक बेसिकली ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक सेम स्पीशी दो किस्म में नजर आ जाती है। जैसे हमारे पास आ गए पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स और मेड्यूसा फिर उनके फंक्शन वगैरह डिफरेंट होते हैं कॉलोनीज में। मतलब अगर मेड्यूसा है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स होते हैं, और फिर जो हमारे पास हाइड्रोसोइड्स होते हैं या पॉलिप्स होते हैं वो बेसिकली हमारे लिए क्या करते हैं, डाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो ये आपके पास भी अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो ये देखें आप, देखिए ये मेड्यूसा स्टेज आपको दिखा रहे हैं और ये पॉलिप स्टेज, देखिए इन दोनों की देखिए फेस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए इनका, इसका जो माउथ है वो डाउनवर्ड है और इसका जो माउथ है वो अपवर्ड की तरफ है, ठीक है। जो ये मेड्यूसा है ये रिप्रोडक्शन के लिए स्टेज को शो करता है, और ये वाला जो स्टेज है ये हमें बेसिकली शो करता है कौन सा, डाइजेशन की, जब वो डाइजेशन कर रहा हो, ठीक है। ये सब हमने बात डिस्कस कर ली। और अगर आपको बात करें, इनकी दो लेयर्स होती है ना, मैंने आपको बताया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके डिप्लोब्लास्टिक लेयर के बीच में हमारे पास एक मटेरियल होता है मिजोग्लिया, ठीक है। मिजोग्लिया बेसिकली सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, वो भी इसको सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े इसके, हमने हैबिट पढ़ ली, साइज पढ़ ली, बॉडी पढ़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फिर हमने पढ़ा कि ये जो है इनके ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, इनके सेक्सेस क्या होते हैं, इनमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ी। अब हम जो पढ़ेंगे हम इसके एवोल्यूशनरी और अडेप्टेशन पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, सही। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली एक पिक्चर है, ये आपको मेड्यूसा स्टेज दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको माउथ डाउनवर्ड है, मेड्यूसा मतलब अनस, और माउथ और अनस दोनों एक ही था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन लोग डाइजेशन इंजेशन एक ही प्रोसेस के जरिए। फिर हमारे पास देखें यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास आगे गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को जो लाइन कर रहा है उसको हमने गैस्ट्रोडर्मिस का नाम दिया। ये देखें ये गैस्ट्रोडर्मिस हमारे सामने आ गई। फिर हमारे पास आ गया मीजोग्लिया। मीजोग्लिया मैंने वही बोला कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बाहर है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर के बीच में है, जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो हमारे पास यहाँ आपके नजर आ गया। फिर हमारे पास एपिडर्मिस बाहर की लेयर, और टेंटिकल्स। टेंटिकल्स आपको मैंने बताया कि जो माउथ के पास कवर किया हुआ होता है। आपको जैसे पता है कि देखिए माउथ है, अनस है, ये जो नहीं डाउनवर्ड होता है बेसिकली। अगर आप उसको मेड्यूसा को और पॉलिप स्टेज को पॉलीमॉर्फिज्म में डिपेंड करना है, यूजुअली जो नहीं कॉरल्स वगैरह में होता है, ठीक है। और मैं आपको आगे कॉरल्स की भी इंपॉर्टेंस और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में बताती हूँ कि कॉरल्स की क्या एडॉप्टेशन हुई और मतलब किस तरह उनको इसने बेनिफिट किया। फिर हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास माउथ है, यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मीजोग्लिया है, एपिडर्मिस है और टेंटिकल है। अब हम जो नहीं है आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे अभी एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन और इम्पोर्टेंस, सही है, ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंस और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में सबसे पहले मैंने बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हमारे पास पॉलिप्स और
दो किस्म के स्टेजेस आ जाते हैं, पॉलिप स्टेज आ जाते हैं और मेड्यूसा स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। और यूजुअली अगर हम बात करें ये कॉलोनियल में होता है, और कॉलोनियल ज़्यादातर हमारे पास कॉरल्स होती है। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कॉरल रीफ्स और कॉरल आइलैंड। इनका मतलब क्या होता है? कॉरल रीफ्स और कॉरल आइलैंड ऐसे होते हैं कि मतलब ये जो होते हैं निडेरियंस, ये जो है अपने आसपास एक कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, ज़्यादा से एक साथ हो जाते हैं और अपना सीमेंटिंग सब्सटेंस बाहर की तरफ स्क्रीट करते हैं, ठीक है। और वो सीमेंटिंग सब्सटेंस उनको कहाँ से मिलता है? वो उनको वहीं से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो मतलब जो इनका स्केलेटन होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? वो सिलिकेनियस होते हैं, या तो सिलिकॉन से कंपोज होता है या तो वो कैल्शियम से कंपोज होता है, इससे ये, ठीक है। कैल्शियम और सिलिकॉन दोनों आपके पास एलिमेंट है, प्रोडक्ट टेबल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो बेसिकली उनको पानी से ही मिलते हैं, फिर वो सीमेंटिंग सब्सटेंस उसको बाहर अपने एक्सपोज कर जाते हैं। इस तरह वो हार्ट बनते जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। और कॉलोनीज इतनी ज़्यादा लार्ज होती हैं कि कभी वो एक पूरी आइलैंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। क्या? आइलैंड, पानी के दरमियान आइलैंड। अगर इसकी एग्जांपल लिया जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और भी न्यूजीनिया, साउथ अमेरिका, उन रीजन पे अगर आप जाएं या उन रीजन के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको दुनिया बाकायदा कोरल आइलैंड्स और कोरल रीफ्स मिलेगी। उसके अलावा हम लोग एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस में बताए कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारे पास, और हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो सारे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होते हैं वो इनमें इतना डेवलप्ड नहीं होते हैं। मतलब इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। और इसकी बात की जाए, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप होता है कि इसमें थोड़े से गैंग्लियाज आ जाते हैं। बाकी एज सच इनमें कोई इतनी नई एडॉप्शन नहीं आती जो पोरिफेरा से थोड़ी इनको डिस्टिंक्ट करे, लेकिन ये पोरिफेरा से इसको एक टेंटिकल्स इनको एडिशनल चीज़ मिल जाती है। और ये जो हमारे पास वेनम वगैरह के वो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी हमारी सारी इनकी एडाप्टेशन की। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस, जहरीले होते हैं। मतलब ये जहरीले होते हैं इस वजह से, अगर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कराची वगैरह के बीच में या मकरान के बीच में पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई बंदा स्विम कर रहा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी डेथ इस वजह से हो गई कि इन लोगों को जेलीफिश के टेंटिकल्स या सी एनिमल्स के टेंटिकल्स लगे हैं और उनकी डेथ हो गई है, उनको पता भी नहीं चला। इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। मतलब आप इनसे ज्वेलरी भी बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी यूजेस है। फिर इसके बाद डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप होम गार्डन्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने घरों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब ये कॉरल्स की फॉर्म होते हैं और ये सेडिमेंटिंग सब्सटेंस बना लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और इसमें ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंस ये है, जो पॉइजनस होते हैं इनसे वेनम्स वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से हम लोग जहर वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे इम्पोर्टेंस ऑफ निडेरियन, सही है। ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा किंगडम, फाइलम पोरिफेरा, और फिर हमने क्या पढ़ा? फाइलम निडेरिया। फाइलम पोरिफेरा की हम लोगों ने क्या पढ़ी? एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन पढ़ी, जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और एंड में इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। वही निडेरिया के साथ किया, अडॉप्टेशन पढ़ी और हमने इन्वर्टिब्रेट्स भी पढ़ा। इन्वर्टिब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब चीज़ें हमने इस आज के लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटियल मेंथिस पढ़ेंगे, एस्क्रीमेंथिस पढ़ेंगे, एनालिटिक्स वाले पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।